हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी जीके जीएस टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि प्रीवियस ईयर में आया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बिहार में नुहानी राजवंश की राजनीतिक आधारशिला रखने का प्रमुख सूबेदार निम्न में से कौन थे? तो अब 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें दरिया खान नुहानी थे। सिकंदर लोदी ने जब जौनपुर पर आक्रमण किया था तो इनको ही राज्यपाल बनाया था। इनके बारे में और भी बता दें कि ये जो थे दरिया खान जो थे ये बहार खान नुहानी के पुत्र थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लोदियों की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र नुहानी साम्राज्य की घोषणा की थी। तो ऑप्शन आप बी रखेंगे, दरिया खान नुहानी। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 है। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के मुख्य सूत्रधार राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, बिहार के किस पैतृक गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरावा गांव के निवासी थे। इनको आप ध्यान रखेंगे। 1916 में गांधी जी को आमंत्रित किया था जब ये लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान देंगे 153 है। पटना में भीषण अकाल से निपटने हेतु भंडारण के लिए ऐतिहासिक गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1786 में पूर्ण हुआ? तो जब भीषण अकाल आई थी तो उसी टाइम गोलघर का निर्माण हुआ था और उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा और 1786 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 है। 1857 की जो महान क्रांति का ठीक 1 वर्ष पूर्व 1856 में बिहार के किस जिले की जेल में कैदियों द्वारा ऐतिहासिक लोटा विद्रोह किया गया? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन आप ध्यान देंगे बी हो जाएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे इन्होंने पीतल का लोटा दिया जाता था। तो 1856 ईस्वी में सरकार ने इनके स्थान पर मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। अब इससे कैदियों ने अपने धर्म और संस्कृति का आघात मानकर तीव्र विद्रोह कर दिया, जिसके आगे प्रशासन को झुकना पड़ा था। तो मुजफ्फरपुर जेल और लोटा विद्रोह और 1856 ये तीनों डेट आप और जगह याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाला कुख्यात तुर्क आक्रांता जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का शव बिहार में कहाँ दफनाया गया है? तो इसको बिहार शरीफ इमादपुर में दफनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बंगाल और असम अभियान की सफलता के बाद बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही एक अधिकारी थे, अली मर्दान खिलजी, उन्होंने कर दिया था और उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में लाकर दफनाया गया था। वहाँ आज भी मकबरा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 है। प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम ऐतिहासिक राजधानी गिरिव्रज या राजगीर सामरिक दृष्टिकोण से कुल कितने पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अभेद दुर्ग जैसी थी? तो आप ध्यान रखेंगे 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरी हुई है। ठीक है, इसमें आप 5 पहाड़ियों के नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। ठीक है, ये पांचों आप याद रखेंगे। और इन पहाड़ियों की जो प्राकृतिक अवरोध के कारण जो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रारंभिक में मगध राजधानी थी राजगीर, ये काफी सुरक्षित मानी जाती थी। तो एक बार ध्यान रखिएगा, विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी, ये 5 प्राचीन पहाड़ियां हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 157 नंबर। मौर्यकालीन सुव्यवस्थित प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले 2 प्रमुख तकनीकी शब्द भाग और बलि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए, इसके बारे में बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भाग और बलि थी ये राजकीय राजस्व कर के स्रोत हैं। तो मौर्य काल में भाग कृषकों द्वारा अपने उपज को दिया जाने वाला मुख्य भूमि का सामान्यतः 1/6 भाग होता था, जबकि बलि एक प्रकार का धार्मिक अथवा अतिरिक्त कर था जो आप देखेंगे कि राज्य द्वारा प्रजा से वसूला जाता था। तो भाग और बलि जब भी है तब ध्यान रखेंगे ये राजकीय राजस्व कर के स्रोत थे। ठीक है, 158 नंबर है। वर्ष 1974 में भ्रष्टाचार और निरंकुशता के विरुद्ध ऐतिहासिक छात्र आंदोलन जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने के लिए लोकनायक की अमर उपाधि दी गई। तो आप ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी के समय जयप्रकाश नारायण को ये लोकनायक की उपाधि दी गई थी। उनके विरुद्ध इन्होंने ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था पटना के गांधी मैदान से। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के कारण जनमानस लोगों ने सम्मानपूर्वक लोकनायक की उपाधि दी थी इनको। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, 159 देख रहे हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाकर लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर में लाकर जो फेमस किए थे उसमें कबीर दास जुलाहा जी, धन्ना जाट जी, संत रविदास और मतलब ये तीनों के तीनों लोग थे। इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि स्वामी रामानंद ने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए थे और उनके 12 शिष्यों में द्वादश जो भागवत में कबीर दास जी थे, संत रविदास, सेना नाई और धन्ना शामिल थे। इन्होंने समाज की सामाजिक समरसता को नई लहर प्रदान की थी। तो ये तीनों लोग का आप नाम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 है।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को नियति या भाग्य के अधीन मानने वाले आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आप ध्यान रखेंगे जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की उसमें मकली पुत्र गोसाल थे। ठीक है, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु जब मतभेद हुआ तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी और इनका मुख्य सिद्धांत नियतिवाद था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसके अनुसार संसार की हर वस्तु भाग्य द्वारा पहले से ही पूर्व निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 161 है, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक स्वर्ण युग गुप्त राजवंश के सम्राटों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों के समकालीन अभिलेखों में आधारिक रूप से क्या कहा गया है? तो गुप्त राजवंश के सम्राटों द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए जाते थे समकालीन अभिलेखों में इसको दिनार कहा गया है। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी और तुगलक काल के दौरान चिश्ती संप्रदाय के किस प्रख्यात सूफी संतों को जनमानस द्वारा महबूब ए इलाही जिसको बोलते हैं ईश्वर का प्रिय कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के खिलजी और तुगलक काल के दौरान इन्हीं को महबूब इलाही कहा जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 है, अकबर द्वारा समाप्त किए जाने वाले औरंगजेब ने इन्हें पुनः लगाया किंतु भारत में जजिया कर को अंतिम और पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर ने सबसे पहले जजिया कर लाया था, जजिया कर समाप्त किया था। औरंगजेब ने पुनः इसको लाया, बट पूर्ण रूप से अगर बोल देगा कि समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ये रियल में रंगीला था, इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हंसेंगे। ये नंगा होकर डांस करता था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में राजा जयसिंह के अनुरोध पर गैर मुस्लिमों पर लगाए गए धार्मिक कर जजिया को हमेशा के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित और समाप्त कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164 है, भारतीय समाज सुधारक और पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन जाने से पूर्व राजा की प्रशासनिक उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में ही हो गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा हेतु वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में आयोजित हुआ था। आप ध्यान रखेंगे 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक सेंट जेम्स जो पैलेस था लंदन में वहीं पर आयोजित हुआ था और कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। जबकि इसमें ध्यान देंगे कि ये जो बी आर अम्बेडकर साहब थे और तेज बहादुर सप्रू इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रथम ही नहीं तीनों में भाग लिए थे, ये भी आप जानेंगे क्योंकि पूछ देता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 166 है, वर्ष 1920 में बंबई में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने किस प्रसिद्ध कथन द्वारा खारिज कर दिया गया था? तो महात्मा गांधी ने बोला था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो ऑप्शन आप ध्यान देंगे बी हो जाएगा। यह एक उत्तर दिनांकित चेक जिसको पोस्ट डेटेड चेक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, वर्ष 1925 के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती कांड को स्मृति को और अधिक सम्मानित बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड की स्मृति को और उज्जवल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका फैसला लिया है। ठीक है, कांड शब्द को हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। 69 है, भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का प्रदान करता है जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो निलंबित नहीं किया जा सकता इसमें तो 20 और 21 है, पर इसमें पूछा है राइट टू लाइफ वाला कौन है? तो ये है 21। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि 44वें संशोधन द्वारा यह तय किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में आप निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर की सिफारिश करने वाली ऐतिहासिक जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 1957 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की असफलता जब हुई थी तो 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर समिति का गठन हुआ और समिति ने 1957 में रिपोर्ट सौंपकर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य लागू करने की सिफारिश की और जिसे इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 171 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्यों के मध्य
वित्तीय राजस्व के बंटवारे हेतु फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है उसका गठन, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे 280, अनुच्छेद 280। अब देखिए इसके बारे में बता दें कि संविधान में जो अनुच्छेद 280 है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक अध्यक्ष विचार अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन करता है और यह एक अर्थ न्यायिक संवैधानिक निकाय है जो शुद्ध आगामी करों के वितरण का फॉर्मूला तय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 280 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारत के सार्वजनिक धन के प्रमुख प्रहरी के रूप में कार्य करने वाले जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, सीएजी, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आप ध्यान रखेंगे कि 148 में सीएजी का प्रावधान किया गया है कंट्रोल ऑडिटर जनरल का, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो 148 से 151 तक भारत के सीएजी के पद, शक्तियों और कर्तव्यों का अभिलेख है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या भारतीय लेखा परीक्षा और लेख विभाग का प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं। 173 है, किस ऐतिहासिक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सीटों के मनोनयन के विशेषाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो जब 104वां संशोधन आया था तो इस बार उसको एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत करने का प्रावधान था उसको पूर्णतः हटा दिया गया, जो जनवरी 2020 से प्रभावित होगा। ठीक है, लोकसभा के अनुच्छेद 331 और राज्य के जो अनुच्छेद 333 हैं, इसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय में जो मनोनीत सदस्यों को व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए फैसला किया गया। तो 104वां संशोधन आप ध्यान रखेंगे, इसमें एंग्लो इंडियन को टाटा बाय बाय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू कार्य संचालन और स्थानीय विकास हेतु कुल कितने प्रशासनिक विषयों को सूची सौंपी गई? तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज है, इसमें टोटल 29 विषयों की जो सूची है वो सौंपी गई है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे शहरी निकाय हेतु 12वीं अनुसूची है, इसमें 18 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 175 है, भारतीय संसद की वित्तीय मामलों में संबंधित सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति पीएसी जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो पीएससी जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, एक वर्ष की अवधि के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता, इसके अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता होता है। तो ऑप्शन आप ध्यान देंगे 22 सदस्य हो जाएगा। जब भी पूछेगा लोक लेखा समिति तो आप ध्यान रखेंगे 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा। ठीक है, अध्यक्ष हमेशा रहेगा विपक्ष का नेता, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वर्तमान चक्रयुक्त स्वरूप को आधिकारिक रूप से किस तिथि को अपनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को, तो तिरंगा है पिंगली वेंकैया जिन्होंने डिजाइन किया है, ध्वज और आधारित चरखे के स्थान पर अशोक चक्र समाहित को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिहार के भूगोल से देखेंगे। भू अक्षांशीय स्थिति के अनुसार बिहार राज्य का सबसे दक्षिणी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला माना गया है गया को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की मानसूनी वर्षा परिस्थिति के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये किशनगंज में होती है, चाय के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है बिहार के लिए। ठीक है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती संक्रमण क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की ऑक्साइड की प्रधानता के कारण लाल व पीले रंग की जो बलथर मिट्टी बिहार के किस संक्रमण क्षेत्र में विस्तृत है? तो आप ध्यान देंगे कैमूर की पहाड़ियों से लेकर भागलपुर के दक्षिणी सीमावर्ती पठार तक ये फैली हुई है। ऑप्शन ध्यान देंगे बी हो जाएगा। ठीक है, बलथर मिट्टी ये छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन बिंदु पर एक पतली संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। 180 नंबर है, बिहार के रोहतास सासाराम के पठारी कंदराओं में स्थित अत्यंत मनोरम धुआं कुंड और मांझर कुंड जलप्रपात मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो सासाराम के जो पठारी कंदराओं में स्थित है ये मनोरम धुआं कुंड और मांझर कुंड ये जलप्रपात काव नदी, ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा, इसके द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, देखिए काव नदी कैमूर की पहाड़ियों से उतरते समय सासाराम की पहाड़ियों से गिरकर प्रसिद्ध ये दोनों कुंडों का निर्माण करती है और पर्यटन और सावन के मेलों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा जिला दर्ज किया गया है? तो न्यूनतम में मुंगेर आता है, अधिकतम पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे गोपालगंज आता है जो 1021
जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, और न्यूनतम लिंगानुपात में बिहार में मुंगेर आता है, जो आप ध्यान देंगे ऑप्शन ए में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात पूछेगा तो 918 है और मुंगेर जिला का 876 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 182, भारत के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित झेलम नदी के प्रवाह मार्ग में निर्मित देश की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक गोखुर झील कौन सी है? तो ये है उल्लर झील। ऑप्शन आप ध्यान देंगे बी में है उल्लर झील। उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है और ये विवर्तनीय गतिविधियों से निर्मित हुई है तथा झेलम नदी इसके बीच से होकर बहती है, इसके कारण प्राकृतिक गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, गोखुर झील के बारे में आपको बता दूं, जैसे ये नदी है, नदी बह रही है, तब यहाँ से मान लीजिए बाढ़ आया, यहाँ पे पानी एकत्रित हो गया और ये झील का निर्माण कर लिया, फिर नदी अपने स्थान पर चली गई और ये झील बना रहा। तो ये नदियों के स्रोत से जो झील का निर्माण होता है, जो आप देखे होंगे किनारे किनारे, यही क्या है? गोखुर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, भारत के भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख काल्पनिक अक्षांश रेखा देश के दो बराबर उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है? जो 23.5 डिग्री है, ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देश के उष्णकटिबंधीय दक्षिण और उपोष्ण कटिबंधीय जो उत्तर भागों में बांटती है। भारत के कुल राज्य आप ध्यान देंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 184 है, पृथ्वी की आंतरिक परतों की भूगर्भिक संरचना के अनुसार सबसे ऊपरी ठोस हिस्से जो होते हैं क्रस्ट और मध्य हिस्से मेंटल के बीच की जो विभाजक सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के घनत्व के कारण अचानक परिवर्तन की सीमा को मोहरोविक असमानता या संक्षेप में बोलें तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली संकीर्ण जलधारा की वैश्विक समुद्री भूगोल में भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है किसको? तो आप ध्यान रखेंगे जो जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी में है, इसी को भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये भी पूछ देता है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों को जोड़ता कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, और सामरिक अवस्थिति के कारण इसे भूमध्य सागर की प्रवेश कुंजी कहा जाता है। तो आप दो चीज याद रखेंगे, महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, और यूरोप की जो स्पेन है और अफ्रीका के मोरक्को है, तो स्पेन और मोरक्को के देश को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 186 है, भारत में खनिजों की प्रचुरता, कोयला भंडार और भारी औद्योगिक महत्व के कारण किस पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहकर पुकारा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है, ऑप्शन सी आप ध्यान देंगे। ये काफ़ी समृद्ध माना जाता है, भारत में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत ये छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में काफ़ी समृद्ध है और भारत का रूर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, पृथ्वी के वायुमंडल की विशिष्ट परत पर सूर्य के विनाशकारी पराबैंगनी किरणें यूवी रे को अवशोषित करने वाली ओजोन परत अवस्थित है, तो ये समताप मंडल है। यही जो है वो ओजोन परत के जो ओजोन परत पर अवस्थित है जो यूवी रे को रोकती है। तो ऑप्शन आप भी ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होती है। ओजोन O3 गैस की सघन परत इस पर पाई जाती है और सूर्य से जो यूवी रे आती है इसको सोखकर पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। अगर ये नहीं होती तो हम लोग न जाने कितने कैंसर से पीड़ित होते। नंबर 188 देख रहे हैं, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर अत्यंत धीमी गति से, जैसे 1% और 3% की दर से अगर बढ़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इस मुद्रास्फीति को बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, जब 1% या 3% की दर से बढ़े सामान्य रूप से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन, नीतिगत समीक्षा और मूल्यांकन करने वाली संस्था जो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते थे एनडीसी, इसका गठन किस तिथि को किया गया? तो ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 1952 को किया गया। यही जो योजना आयोग जो योजना आयोग का सारा कार्यभार यही देखती थी और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये गैर संवैधानिक संस्था थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, वैश्विक वित्तीय बाजारों के अंतर्गत ऐसी अल्पावधि विदेश पूंजी या निवेशी संपत्तियों को क्या कहा जाता है जो केवल तात्कालिक उच्च लाभ कमाने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में बहुत तेजी से पलायन करती है, तो इसको बोलते हैं हॉट मनी। जब फायदा दूसरे देश में चले गए, जब घाटा होने लगा तो वापस निकल लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे और भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए किसी देश को द्वारा अपनी घरेलू मुद्रा या विदेशी मुद्राओं के मुकाबले जो मूल्य घटान यानी अवमूल्यन जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जब डिवेल्युएशन किया जाता है अपनी मुद्रा को, तो इससे मतलब ये रहता है कि हमारे जो
जो निर्यात है वो काफ़ी बढ़े और आयात कम हो। अगर हम मूल्य गिरा देते हैं तो दूसरे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे खरीदने के लिए, तो ऑब्वियस है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 192 है, भौतिकी के तरंग सिद्धांत के अनुसार दृश्य प्रकाश का विभिन्न सुंदर रंगों जैसे लाल, नीला और हरा दिखाई देना मुख्य रूप से प्रकाश के किस विशिष्ट भौतिक राशि पर निर्भर करता है? ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, इसी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। 193 है, दैनिक रसोई घर तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में साफ सफाई हेतु उपयुक्त होने वाले लवण धोवन सोडा का वैज्ञानिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है, इसकी एक क्रिस्टल अणु में जल के 10 अणु बंधे होते हैं जिसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और 194 है, मानव शरीर के अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत अन्य सभी प्रमुख ग्रंथियों की सामान्य सक्रियता को विनियमित करने के लिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि सभी ग्रंथियों का प्रमुख मानी जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 195 है, पादप शरीर रचना के अनुसार भूमि से अवशोषित जल और आवश्यक खनिज लवणों को पौधों के शीर्ष तनों तक पहुंचाने के लिए कौन सी जटिल अस्थायी ऊतक उत्तरदायी है? तो ये जाइलम है। ठीक है, ये जल को, भूमिगत जल को पत्तियों के शीर्ष तनाव तक से पहुंचाती है। और अब देखेंगे आप करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 196 है, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आधिकारिक आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित किया गया है? तो जून 2026 में जो बैठक होगा वो गुरुग्राम के हरियाणा में निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई नवीनतम जो सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 जो SDG इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये केरल हैं। ठीक है, SDG इंडेक्स में, इसको आप ध्यान रखेंगे। और 198 है, बिहार सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मार्च 2026 में दी गई प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर आधुनिक सफारी पार्क 289 एकड़ भूमि पर कहाँ पूर्णतः क्रियाशील किया जा रहा है? तो ये रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको इसमें बताते चलें कि पटना के जो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा है और अररिया जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। 289 करोड़ आप ध्यान रखेंगे, रानीगंज वृक्ष वाटिका में विकसित किया जा रहा है। और 2026 में वन्य जीवों के पुनर्वास हेतु पूर्णतः मंजूरी इसको मिल चुकी है। तो रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 199 है, फरवरी 2026 में जो इसरो द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में देश के पहले लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के रूप में किस ऐतिहासिक मिशन की रूपरेखा को अंतिम स्वीकृति दी गई है? तो आप ध्यान देंगे चंद्रयान 4 को मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी में है, चंद्रयान 4 को मिशन के तकनीकी और बजटीय विनिवेश का अंतिम रूप दिया गया है। ये मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर चट्टानों और मिट्टियों के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाएगा, जो भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं को नया आयाम प्रदान करेगा। और आज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 200, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य के अंतर्गत वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल का आधिकारिक आयोजन स्थल वैश्विक स्तर पर कहाँ निर्धारित किया गया है? तो आईची नागोया जापान में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे बी में है। 20वें एशियाई खेल सितंबर-अक्टूबर 2026 में जापान के आईची नागोया शहरों में आयोजित होने का निर्धारित है। यह खेलखंड समसामयिक दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, और पिछला 19वां पूछेगा तो चीन में हुआ था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।